हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है हिस्ट्री एंड जीएस इशूज। पिछले वाले पार्ट में आपने देखा था कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता का स्टार्ट किया था चैप्टर। पार्ट 1 में हमने ये जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ, उसके बारे में क्या क्या मत रहे, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर हमने जानी। इसके बाद उसका जो थोड़ा पार्ट उसकी विशेषताओं का रह गया था, वो पार्ट हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लगातार आप यह चैप्टर लगातार चलता रहे, आपकी पढ़ाई ना रुके। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की और विशेषताएं। सिंधु सभ्यता के लोगों को भाव चित्रात्मक लिपि का ज्ञान था, जो कि दाएं से बाईं ओर यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखी जाती थी। और ये गौमूत्राक्षर लिपि थी। गौमूत्राक्षर लिपि का मतलब होता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे चल रही है और फिर ऐसे ऐसे आके इस तरीके से गौमूत्राक्षर लिपि चलती थी और ये लिखते थे। गौमूत्राक्षर का मतलब होता है कि जैसे गाय या कोई जानवर जब चलते हुए पेशाब करता है तो इस तरीके से एक रेखा जैसी बन जाती है, इस तरीके से। तो वही लिपि थी यहाँ की, तो यहाँ से शुरू होती थी और इस तरफ से मुड़ के ऐसे दाएं से बाएं फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे आके चलती थी। इसमें 375 से 400 भाव प्राप्त हुए हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यानी इसको पढ़ नहीं पाए हैं कि क्या है, क्योंकि इसमें भाव चित्रात्मक थी भी, इसमें कई चित्र भी थे। जैसे कि जो मोहरें मिली हैं उन मोहरों में सील बने हुए थे, तो इस हिसाब से भी उसका मतलब पता चलता है कि उसको उसको पढ़ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, यातायात के जो साधन थे वो 2 पहिया व 4 पहियों वाली बैलगाड़ी थी। अब ये कैसे पता चला है, खुदाई में जो खिलौना प्राप्त हुआ है उसमें बैलगाड़ी वाला खिलौना भी मिला है और उसमें 2 पहिए 4 पहिए मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का यूज़ करते थे। समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित है। पहला पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, तीसरा किसान वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। किसान वर्ग क्योंकि अनाज मिले हैं तो किसान वर्ग जाहिर है होगा। श्रमिक वर्ग सभी की जरूरत रहती है श्रमिक की, तो वहाँ रहता ही है। व्यापारी वर्ग भी होगा क्योंकि व्यापार के कई सारे प्रमाण मिले हैं, मोहरें मिली हैं और दूसरी जगह से जो वस्तुएं बनती हैं वो भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और पुरोहित वर्ग भी होगा क्योंकि पुरोहित की एक मूर्ति मिली है जो शॉल ओढ़े हुए बनाई गई है, दाढ़ी है जिसके मुंह पे, इस तरीके की मूर्ति मिली है जो कि खंडित है, लेकिन वो पुरोहित की मूर्ति मानी जाती है पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा। इसलिए इस तरीके से इतिहासकारों ने 4 वर्ग उनके बना दिए। मेसोपोटामिया से भी व्यापार के कई प्रमाण मिले हैं, इसलिए व्यापारिक वर्ग भी वहाँ उपस्थित था। अगला आगे चलते हैं। लोग वहाँ शांतिप्रिय थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। तलवार से परिचित नहीं थे, यानी तलवार नहीं मिली और हथियार भी बहुत कम ही मिले हैं, यानी वहाँ कोई युद्ध वगैरह नहीं होता था। लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि लोहे की कोई भी वस्तु नहीं मिली है। कांसा का प्रयोग होता था, कांसे की वस्तुएं मिली हैं क्योंकि तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। वहाँ के लोगों ने कांसा बनाना शुरू कर दिया था। सोने व चांदी का प्रयोग होता था क्योंकि आभूषण मिले हैं। पुरुष व महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे और श्रृंगार करते थे, तो आभूषण और श्रृंगार दोनों में ही सोने चांदी के आभूषणों का प्रयोग होता था, सोने चांदी की धातु का प्रयोग होता था। मनोरंजन के क्या साधन थे? मनोरंजन के साधनों में पशु पक्षियों की लड़ाई, जिसमें सबसे विशेष थी मुर्गी की लड़ाई, जो कि आज भी भारत के कई क्षेत्रों में होती है। तो मुर्गे की लड़ाई कराना, उन्हें देखना, ये वहाँ का मनोरंजन का साधन था। इसके अलावा शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना, ये भी वहाँ मनोरंजन के साधन होते थे। इन्हीं में व्यक्ति का पूरा दिन और जीवन व्यतीत हो जाता था। वहाँ के घरों की क्या विशेषता थी? 1 या 2 मंजिला घर होते थे, किसी के पास एक, किसी के पास 2 मंजिला। और इसमें आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, बीच में आंगन, उसके चारों ओर कमरे, जैसे कि पुराने मकानों में देखा जाता है। गांव क्षेत्र में और दक्षिण भारत में अधिकतर ऐसे मकान देखने को मिल जाते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार यानी कि बाथरूम होता था, जैसे कि आज यहाँ होता है, हमारे घरों में होता है। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। पहले के घरों में बोरिंग करा के कुएं वगैरह, पहले घरों में कुएं खुदवा लिए जाते थे, आज के समय में बोरिंग करा लेते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था भी कुछ बड़े घरों में होती थी। बाकी कुएं तो खुदाई में मिले ही हैं, जो कि सार्वजनिक उपयोग की वस्तु थी वहाँ पर।
यानी एक शहर में, नगर में, स्थान में कुएं बने हैं जगह जगह, वो भी प्राप्त हुए हैं। घरों में कुएं, जो कुछ अमीर लोग होते थे वो घरों में कुएं भी खुदवा लेते थे। अब बर्तन कैसे मिले हैं? काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, यानी लाल मिट्टी के बर्तन बने हैं लेकिन उन्हें काले रंग से डिजाइन किया गया है। इनको मृदभांड कहते हैं। मटके वगैरह या मिट्टी के बर्तन उन्हें मृदभांड कहते हैं। तो इस तरीके के बर्तन वहाँ मिले हैं और ये क्या बताते हैं? सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं, क्योंकि आर्यों की सभ्यता में इस तरीके के बर्तन नहीं मिले हैं, वहाँ की अलग तरीके की डिजाइन मिली है जो कि थोड़ी और उन्नत तरीके की मिली है। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में आर्यों से भी पहले की सभ्यता है। इसके अलावा वहाँ विभिन्न प्रकार की उपासनाएं होती थी, जिसमें पशुपति की पूजा, यानी पशुओं के देवता की पूजा, जिन्हें भगवान शिव ही माना जाता है। वृक्ष पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा, जल की पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, मातृ देवी की उपासना में विश्वास करते थे। ध्यान एवं योग का भी उन्हें ज्ञान था, जो कि भारतीय संस्कृति की ही देन है। इस तरीके से ये मान सकते हैं कि ये वेदों से ही सम्मिलित थे और भारतीय संस्कृति का यहाँ पूरा पूरा प्रभाव था। अब चूंकि आधुनिक इतिहासकार हैं तो ये सनातन धर्म से जोड़कर इनको नहीं देखेंगे, इसलिए उन्होंने इसको अलग कर दिया। उन्होंने माना कि लोग अपनी इस्तेमाल की वस्तुएं इनसे लेते थे, इसलिए इनकी पूजा भी करते थे। लेकिन यहाँ जो लिंग पूजा और योनि पूजा का जो दिया गया है उदाहरण, ये गलत है। ऐसा नहीं है, शिवलिंग की ही पूजा होती होगी वहाँ पर। कौन सा लिंग, कौन सी योनि की पूजा होती थी, ये उन्होंने नहीं बताया। आगे चलते हैं। कई प्रकार के पशुओं से परिचित थे लेकिन घोड़े से अपरिचित थे, परंतु विद्वानों में इसमें मतभेद है, क्योंकि घोड़े की एक जगह सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, बाकी जगह से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पर घोड़े नहीं थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, और कुछ विद्वान मानते हैं कि वहाँ घोड़ा था, क्योंकि सुरकोटदा नामक स्थान पर घोड़े की हड्डियां मिली हैं केवल एक ही जगह पर। इसलिए इसमें मतभेद है। परिवार व्यवस्था कैसी थी? संयुक्त परिवार था और मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी वहाँ माता, घर की माता ही, घर की महिला ही मुखिया होती थी, बाकी समय की अपेक्षा। जैसे कि आज पितृसत्तात्मक परिवार होता है, पिता घर के मुखिया होते हैं, पुरुषों की चलती है, पहले वह महिलाओं की चलती थी। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यानी माताओं की वहाँ पूजा होती थी। इस हिसाब से मानते हैं कि माता ही घर की मुखिया होती थी। पत्थर की मोहरें बनाते थे। पत्थर कौन से? सेलखड़ी नामक पत्थर की वहाँ मोहरें बनती थी। मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट थी, मोहरें बहुत मिली हैं। आयताकार मोहरें होती थी, इन पर पशु पक्षी, वृषभ यानी बैल, महिष यानी भैंस, हाथी, गैंडा, व्याघ्र यानी बाघ, बंदर, मछली, भेड़, बत्तख इत्यादि का अंकन मिला है। इन सारे पशु पक्षियों का वहाँ अंकन मिला है उस मोहर के ऊपर। मोहन मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर पर गैंडा, भैंस, हाथी और बाघ को दर्शाया गया है। और बीच में पशुपतिनाथ बैठे हैं, यानी एक देवता बैठे हैं जिनके सिर पर मुकुट लगा हुआ है और उस मुकुट में सींग बने हुए हैं। इस तरीके के देवता, और चारों तरफ ये चार तरीके के पशु दिखाए गए हैं, इसलिए उनको पशुपतिनाथ बोला गया है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब मोहरें जो मिली हैं उसमें क्या पीपल के वृक्ष की आकृति भी मिली है, एक श्रृंगी वाली आकृति मिली, यानी एक श्रृंगी पशु जिसका एक सींग होता है, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं। कुवड़ वाला सांड, जो कि सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता था वहाँ, इसकी सबसे ज़्यादा मिली है। इन तीनों की चीज़ें सबसे ज़्यादा वहाँ मिली हैं। एक श्रृंगी वाली भी मिली है क्योंकि ये रेयर था, अब देखने को बहुत ही कम देखने को मिलता है, शायद ना के बराबर। कहानियों में ये माना जाता है एक श्रृंगी जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ये मिला, इसकी बनी हुई मोहरें मिली हैं। कुवड़ वाला सांड यानी नंदी से जोड़कर इनको देखा गया है। अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ से जो फसलें मिली हैं, गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी, यानी उन्नत अर्थव्यवस्था थी। और इन तरीके की फसलें वहाँ होती थीं जिनका व्यापार भी होता होगा। पशुपालन करते थे वहाँ के लोग, लेकिन सिंधुवासी शेर से परिचित नहीं थे। शेर का नहीं पता। यहाँ ऊपर जो भी मोहरें बनी उनमें बाकी सब जानवरों को बनाया गया है मोहरों के ऊपर, लेकिन शेर को नहीं बनाया। इसका मतलब शेर उन्होंने नहीं देखा था।
उस एरिया में शेर होते ही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ इतने घने जंगल नहीं थे। पशुपालन होता था, यानी कि भेड़ तो पालते ही थे, भैंस पालते थे, गाय भी पालते ही होंगे, बतख, मछली वगैरह ये है। सिंचाई के साधनों का विकास हो चुका था वहाँ पर। इसका प्रमाण ये है कि अफगानिस्तान में सोर्दगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, यानी नहरों के माध्यम से सिंचाई होती थी। उन्नत सिंचाई व्यवस्था हुआ करती होगी, ऐसा माना जाता है। सोर्दगई वही स्थल है उत्तरी अफगानिस्तान में, जो पिछले वीडियो में बताया था मैप के माध्यम से, कि जो उत्तरी अफगानिस्तान में ऑक्सस और एक दूसरी नदी का संगम था, वहाँ पर स्थित है। तो ये वही स्थल है सोर्दगई। वस्त्र कैसे होते थे? वृक्षों की छाल, सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। कपास की खेती होती थी तो इस तरीके के वस्त्र यूज करते थे। वृक्षों की छाल, जो कि जंगल में रहने वाले या गरीब लोग होंगे वो पहनते होंगे। ये एक और फैक्ट बोल्ड में दिया है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत लगभग 7,000 वर्ष पहले से हुई थी, यानी कपास की खेती और ज़्यादा पहले से वहाँ शुरू हो चुकी थी, इनफैक्ट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अपेक्षा। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग यहाँ रहा करते थे। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी व्यापार के लिए। व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय से, यानी सामान के लेन देन से। तुमने हमें गेहूँ दिया, हमने तुम्हें कपास दिया, इस तरीके का व्यापार होता था। व्यापार वाणिज्य कैसा था? उन्नत दशा में था। ये आगे जाके आपको पता पड़ेगा कि विदेश व्यापार भी वहाँ हुआ करता था, और आपस में भी व्यापार होता था, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनका आपस में काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था, इसलिए ये दो सबसे बड़े और सबसे उन्नत नगर माने गए हैं। विनिमय यानी जो लेन देन होता था वो किस तरीके से होता था? तौल माप वाला बांट होते थे। बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा यह विनिमय यानी व्यापार नियंत्रित होता था। लेन देन बांट कैसे होती थी? सामान्यतः घनाकार इस तरीके के होते थे, घनाकार, ये इस तरीके के बांट होते थे, और चर्ट नामक पत्थर से निर्मित थे। तो ये जो बांट होते थे ये चर्ट नामक पत्थर से बनते थे, और जो मोहरें होती थी पिछले वाले में बताया, वो सेलकड़ी नामक पत्थर से मोहरें बनती थी। ठीक है। बांटों के निचले मानदंड यानी जो छोटे वजन होते थे वो द्विआधारी, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और ये 12,800 तक होते थे, यानी दुगने अनुपात में होते थे, दो दुगने अनुपात में, दो के बाद चार, चार दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से। और जो ऊपरी मानदंड होते थे यानी भारी, उन्हें दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी जो छोटे छोटे माप होते थे, बड़े बड़े माप, उनमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाने के लिए दशमलव प्रणाली का अनुसरण किया जाता था। छोटे बांट होते थे, उनका प्रयोग कैसे होता था? संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था, ऐसा माना जाता है। एक ये फैक्ट यहाँ पर दिया है, सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया, और 5वीं से 6वीं BCE, यानी 5वीं से 6वीं ईस्वी पूर्व में ये शब्द हिंदू शब्द प्रयोग किया जाता था। फारसी शब्द है, ये पुराना शब्द है, इसलिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की इस तरफ हमारा देश है, सिंधु नदी की उस तरफ अफगानिस्तान वगैरह हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी एरिया आता है, ईरान का एरिया आता है उसके बाद। तो ये इस तरीके का ये है हमारा भारत, इसलिए यहाँ के लोग रहने वालों को हिंदू बोला, वो हिंदू से ही हिंदुस्तान बोला। और अन्य ग्रीक रोमन वगैरह ने क्या बोला ये भी बता दिया गया था पिछले वाले भाग में, इंडोस या इंडस, इस तरीके से। अब है विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार किस तरीके से होता था, कहाँ कहाँ से होता था, क्या क्या मंगाया जाता था? पहला है टिन, जो कि टिन और तांबा मिला के, क्योंकि कांसा बनाया जाता था इसलिए टिन और तांबा दो जगह से मंगाया जाता था। एक टिन है अफगानिस्तान से और ईरान से, दो जगह से मंगाते थे विदेश व्यापार। तांबा, तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान, क्योंकि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो और ये बाहर की सभ्यता है, इसलिए विदेश व्यापार बोला गया है इसको। यानी मेन हड़प्पा शहर को लिया जाता था, इसलिए इस हड़प्पा से बाहर की जो भी जगह है उन्हें विदेश व्यापार बोला गया। तांबा कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी और बलूचिस्तान से। गोमेद कहाँ से मंगाते थे? सौराष्ट्र से, यानी जो गुजरात का किनारे वाला एरिया है। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। सीसा ईरान और राजस्थान से मंगाते थे। शीशे के मनके वगैरह मिले हैं। इस तरीके से चांदी और सोना का इस्तेमाल आभूषण में होता था। गोमेद पत्थर का मनके बनाने में इस्तेमाल होता था, आभूषण में भी होता था। कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में भी व्यापार होता था, यानी वहाँ भी कोई ना कोई अर्थव्यवस्था रही ही होगी। आगे चलते हैं। अब है पतन।
उत्थान हो गया, व्यवस्था देख ली, अब है पतन। किस तरीके का पतन, किस तरीके से हुआ? तो पतन के कई सारे कारण हैं। नगरों के पतन की शुरुआत लगभग 3900 वर्ष पहले हुई। ये इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। आज से 3900 वर्ष पहले ये पतन होना शुरू हुआ है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसके बारे में इसके विभिन्न मत हैं, क्योंकि 7 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है जो विदेशी हैं, गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने क्या बताया? गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर ने बताया कि आर्यों का आक्रमण हुआ। यानी जो सिंधु घाटी के बाद जो सभ्यता होती है, वैदिक सभ्यता, उसमें बताता है कि आर्य बाहर से आए, क्योंकि अंग्रेज मानते हैं कि भारत में तो कोई सभ्य था ही नहीं, सब बाहर से ही आके बसे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि मध्य एशिया से आर्य आए और उन्होंने आक्रमण किया, और इस तरीके से व्यवस्था समाप्त हो गई। क्योंकि कई जगह अवशेष मिले हैं, युद्ध के ऐसे प्रमाण मिले हैं, एक ही जगह पर कई सारे लोगों के कंकाल मिले हैं। तो इस तरीके से उनको लगा कि पूरा का पूरा ये शहर यहाँ आक्रमण से खत्म हो गया। इसके अलावा SR राव और सर जॉन मार्शल और मैके ने क्या कहा कि ये सभ्यता बाढ़ आने से खत्म हो गई, जैसे कि द्वारका वाला जो बताया जाता है। मूवी भी बनी, उसमें बाढ़ ही को ही इम्पोर्टेंट बताया गया था, बाढ़ का ही सीन दिया गया था, मोहनजोदड़ो नाम से जो फिल्म बनी है। तो उसमें इस कारण को, पतन के कारण को लिया गया। सर जॉन मार्शल यानी प्रशासनिक शिथिलता। उनका मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता है, इस तरीके से व्यवस्था गड़बड़ हो गई और लोगों की जरूरत की चीज़ें मिलना बंद हो गई, इसलिए पतन हो गया सभ्यता का। अमलानंद घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन से ही बाढ़ भी आ सकती है, आग भी लग सकती है, और इसी से प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। तो ये दोनों कारण आते हैं। UR कैनेडी बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, जो कि कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, बाढ़ भी हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, ये प्राकृतिक आपदा है। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि नदियों के रुख बदलने से ये सभ्यता का पतन हुआ। अब नदियां जो रुख बदलेंगी तो भी बाढ़ ही आएगी। तो ये कारण यानी सब सही है। और ये सर जॉन मार्शल का है, जो कि पुरातत्वविद्ता थे एक बहुत ही बढ़िया, इसलिए ये कारण मानना ज़्यादा सही रहता है। IIT खड़गपुर क्या कहता है कि 900 वर्षों तक ना के बराबर वर्षा हुई, इस कारण सभ्यता का पतन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जो कि प्राकृतिक आपदा से ही संबंधित है। 900 वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने, यानी पूरा सूखा बदला और लोग भुखमरी से मर गए, इस तरीके से ये बताया जा सकता है। IIT खड़गपुर भारत की शोध है ये। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि टेराकोटा। टेराकोटा क्या होती है? ये एक कला होती थी जिसमें मिट्टी की मूर्तियों को आग से पकाकर बनाया जाता था। उदाहरण क्या है? चंद्रकेतुगढ़ से इसके कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। यानी जो मिट्टी की मूर्ति वगैरह मिली हैं, उसको आग में पकाकर बनाते थे, वो टेराकोटा। तो फियोंस नामक तकनीक का यूज़ करते थे, और जो बर्तन बनाते थे या मूर्तियाँ बनाते थे, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है, यानी कि मूर्तियां बनाने की कला होती थी टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष पुरावस्तु क्या है? मोहरें, क्योंकि मोहरें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिली हैं और उसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इतिहास लिखने में मदद मिली है, इसलिए मोहरों को ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु माना जाता है। एक स्थल है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन SR राव एवं MA साली ने भी किया। ये एक फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको बता दिया गया है। अब ये कुछ स्थल हैं जिनसे कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त हुई इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या स्थल है और किस जगह सिचुएटेड है, वो है, कौन सी नदी के किनारे है ये है, और वहाँ से क्या क्या मिला इसके बारे में बताया गया है। पहला है सुरकोटदा, यहाँ कच्छ जिला गुजरात से मिला है ये, यानी समुद्र के किनारे वाला एरिया है। यहाँ से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियाँ और मनके मिले हैं, जो कि मैंने बताया था केवल एक ही जगह जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, इसलिए इतिहासकारों में मतभेद था कि घोड़ों की जानकारी थी या नहीं थी। अब जो कि यहाँ से मिली हड्डियाँ, तो यानी यहाँ पर घोड़े पाए जाते थे। मनके मिले हैं यहाँ से, मनके यानी जो कि धारण करते थे, जैसे हम लॉकेट वगैरह धारण कर लेते हैं, ऐसे वो मनके धारण करते थे। रंगपुर, ये काठियावाड़ जिला गुजरात में, ये मादर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला है? धान यानी चावल की भूसी के ढेर मिले हैं, कच्ची ईंट मिली है, और पौधों के अवशेष मिले हैं यहाँ से। कोटदीजी, ये सिंध प्रांत का खैरपुर, यानी ये पाकिस्तान में है इस समय, सिंधु नदी के किनारे है। बाणाग्र मिले हैं, यानी यहाँ धनुष बाण का उपयोग होता था, उसके आगे का जो हिस्सा तिकोना होता है, नुकीला, वो मिला है। ठीक है,
कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं, जिसे कांस्य बोलते हैं, और धातु के कई उपकरण मिले हैं। आलमगीरपुर आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ सिरेमिक उत्पाद मिले हैं और मृदभांड की मूर्तियां मिली हैं, यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं। दहमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पहले पिछले बताया था, प्रवरा नदी के किनारे है। यहाँ से धातु का बना हुआ रथ मिला है। अब ये बड़ा भी हो सकता है और खिलौने वाला भी हो सकता है। सुतकांग गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, बलूचिस्तान वाले एरिया में आता है। दाश्क नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है, क्योंकि फिल्मों में दिखाया जाता है कि अस्थि विसर्जन के लिए लोटे में भर के ले जाते हैं, तो वहाँ भी एक बर्तन मिला है इस तरीके का। और ये मकरान में समुद्र तट के किनारे प्राप्त हुआ है ये चीज़ें। अब है रोपड़ स्थल। ये रोपड़ जिला पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला है? कृषि के प्रमाण मिले हैं और गेहूं और चावल के साक्ष्य मिले हैं। यह है बनवाली, इसे बनावली भी कहते हैं। ये हिसार जिला हरियाणा में स्थित है, रंगोई नदी के किनारे। यहाँ से तिल, सरसों, जौ मिला है और सड़क नालियाँ भी मिली हैं। सेलकड़ी व पकाई मिट्टी की मोहरें मिली हैं, यानी सेलकड़ी की भी मोहरें मिली हैं और पकाई गई मिट्टी से बनाई हुई मोहरें भी मिली हैं। टेराकोटा का हल मिला है, यानी एक तरीके का बना हुआ हल मिला है, जो कि हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा संस्कृति का माना जाता है, यानी हड़प्पा से भी पहले का भी यहाँ पर मिला है। टेराकोटा ही मिला है और हल बना हुआ मिला है। अब है सोतका कोह। ये दक्षिण बलूचिस्तान में है, शादीगौर नामक नदी के किनारे। यहाँ से एक परिपक्व बस्ती मिली है, पूरी बनी हुई बस्ती। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसके लिए समझ आते हैं। यानी एक पूरी वेल डेवलप्ड बस्ती यहाँ से मिली है और विलासिता के सामान का व्यापार यहाँ से होता था। तो इस तरीके के परमाणु यहाँ मिले हैं, कई तरीके की वस्तुएं मिली हैं। इससे पता चलता है कि अमीर लोग जो यूज़ करते थे वस्तुएं, वो भी यहाँ से मिली हैं, इसलिए उन्हें विलासिता की वस्तुएं कहा गया। राखी गढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका, यानी वेदी मिली है जिसमें हवन करते हैं, हवन कुंड मिला है। तो ये चबूतरे पर बना हुआ हवन कुंड मिला है और मिट्टी के मन के मिले हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा स्थल था। मिट्टी के मन के मिलने वाला सबसे बड़ा स्थल ये माना गया है राखी गढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी ही माना गया है हड़प्पा सभ्यता का। देसलपुर, कच्छ गुजरात जिला में, बामूचेला नामक नदी के किनारे। यहाँ विशाल दीवारों वाला भवन मिला है, जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं, यानी ये किसी अमीर आदमी का बहुत बड़ा भवन था, कोई राजा का या वहाँ के मुखिया का भवन हो सकता है। इसमें बड़ी दीवारें भी मिली हैं और छज्जे वाले कमरे भी मिले हैं, जैसे कि पुराने ज़माने के घरों में बनते थे। कुणाल हरियाणा में है, रावी नदी के किनारे। चांदी के 2 मुकुट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रोजड़ी सौराष्ट्र गुजरात में है, भादर नदी के किनारे। यहाँ से मुकुट भी मिला है और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अब है मीताथल, जो कि भिवानी जिला हरियाणा में है, चौटांग व यमुना नदी के मध्य। चौटांग नदी और यमुना नदी के मध्य। यहाँ से क्या मिला है? चांदी के आभूषण व बर्तन मिले हैं और लंबी सुराहियाँ, जिसमें पानी भरा जाता था, पहले इस्तेमाल होती थी, अब नहीं करता है कोई इस्तेमाल। तो वहाँ से लंबी सुराहियाँ भी मिली हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा में पानी भर सकते थे। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थल है, चिनाब नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला है? इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है, बालाकोट स्ट्राइक आपने सुनी होगी। कुरहार व नैनसुख नदी के किनारे। तो बालाकोट और नागेश्वर 2 जगह हैं। बालाकोट तथा नागेश्वर शंख की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, यानी यहाँ शंख बनता था। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है ये चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान का एरिया था जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत। वहाँ से शंख उसकी वस्तुएं बनाने के लिए वो एरिया प्रसिद्ध था। हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। अब जो 6 बड़े स्थल है इसके बारे में शुरू में बताया गया, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी वगैरह, कालीबंगा वगैरह, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो यहाँ से बड़ा हो जाएगा और उसमें फैक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और ये 2 वीडियो और पहले हमने अपलोड किए हैं, इनको ज़रूर देखना। एक जो संपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थान यानी स्टोन एज पूरा पढ़ा दिया गया है मैंने इसे एक वीडियो में, इसको देखना। और ये पहला पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता का, ऐसे ही आप ज़रूर देखिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए और सारे वीडियो देखिए। ये वाला वीडियो जो बनाया ये अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, लाइक करना।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और हमारा मोटिवेशन बना रहे। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना, ताकि जो भी हम यहाँ वीडियो डालते हैं वहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा और भी वीडियो वहाँ डले हुए हैं चैनल पर, जो कि मेवाड़ गौरव गाथा नाम से भी एक सीरीज़ है, उसको भी ज़रूर देखें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप PYQ लगा रहे हैं तो फैक्ट मैच कर रहे हैं या नहीं, या कोई मिस्टेक है उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। अवेलेबल तब कराएंगे जब हमको कमेंट में लिखेगा कि PDF चाहिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जाकर, क्योंकि वहाँ आने वाले समय में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहीं अपलोड की जाएंगी और वीडियो की नोटिफिकेशन भी वहीं अपलोड की जाएगी। ये हमारे चैनल का लोगो है, चैनल का नाम है हिस्ट्री एंड जीएस इशूज़। तो इसको लगातार देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।